हेलो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो है जैव प्रक्रम चैप्टर में हम लोगों ने आमाशय तक पूरा पढ़ लिया था कि आमाशय क्या होता है। ठीक, अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं देख रहे हैं, नई वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पे जा कर के पूरे वीडियो को सीक्वेंस से डाला गया उसको देख लीजिएगा आप लोग। इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, इन सब के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। तो चलो बगैर देरी करते हुए इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं अच्छे से। देखो, छोटी आंत क्या होती है हमारी। छोटी आंत यानी कि आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में आए हुए भोजन में अग्नाशयी रस व पित्त रस मिलाए जाते हैं। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाते हैं। देखो क्या होता है कि जो आमाशय होता है, आमाशय में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है, वहाँ से निकल कर के छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में आने के बाद जब वो भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उस भोजन में अग्नाशयी रस यानी कि अग्नाशय के द्वारा जो रस स्रावित होता है वो रस और पित्त रस दोनों मिलाए जाते हैं। दोनों ही रस क्या होते हैं, भोजन में मिलाए जाते हैं। अब पित्त रस भोजन को क्षारीय बना देता है। जो भोजन हमारा होता है क्षारीय माध्यम, अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम के बारे में अभी तो मान लो आप लोगों को उतना नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो कुछ अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या कर देते हैं, क्षारीय बना देते हैं। जैसे कि आप लोग ऐसी चीज़ों के बारे में देखें ना, जैसे कि मान लीजिए सोडा वोडा के बारे में देखें ना, जो धावन सोडा होता है, ये सब झाग निकालते हैं। मरचा वर्चा देखें ना, कड़वा होता है, तीखा, तो ये सब क्या करते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इसी प्रकार का क्या करता है, ये माध्यम तैयार करता है। जो अग्नाशयी रस होता है ये इसी टाइप का पूरा एकदम माध्यम तैयार कर देता है, भोजन को इसी प्रकार का बना देता है। और अग्नाशयी रस यह इसलिए ऐसा होता है, ऐसा इसलिए करता है ताकि अग्नाशयी रस जो होता है उस पर क्या कर सके, कार्य कर सके, क्रिया कर सके। इसके अलावा पित्त रस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। जो यानी कि जो पित्त रस होता है, जो वसा होती है हमारी, उसको ये क्या करता है, छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ देता है। छोटी छोटी गोलिकाओं में जब तोड़ देता है तो क्या होता है, वसा का पाचन छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है ताकि वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से सरलता पूर्वक हो सके। जब क्या करता है, भोजन को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, तो जब ये भोजन को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है तो इसके वजह से क्या होता है, वसा का पाचन जो है लाइपेज एंजाइम होता है, जैसे कि लार एमाइलेज टाइलिन होती है ना, उसी तरह से एक लाइपेज एंजाइम होता है कि जिसकी सहायता से भोजन का पाचन जो है या जो वसा होती है उसका जो है क्या हो जाए, सरलता पूर्वक लाइपेज एंजाइम की सहायता से इसका पाचन हो जाए, पच जाए। ठीक, इस क्रिया यानी जो यह कार्य करने की क्रिया है जिसकी वजह से क्या होता है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है और लाइपेज एंजाइम की सहायता से जो इसका पाचन हो जाता है। इस क्रिया को जो है हम लोग वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण का, ठीक, इसी क्रिया को हम लोग वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण कहते हैं। तो चलिए देख लीजिए। ठीक, यहाँ तक अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं पूरा। आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में। आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे जो होती है जैसे कि छोटी आंत के द्वारा भी स्रावित एंजाइम, छोटी आंत भी कुछ एंजाइमों को क्या करती है, स्रावित करती है, कुछ एंजाइमों को निकालती है, श्रावण करती है कुछ एंजाइमों का जो भोजन में मिलाए जाते हैं। जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, यानी कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का देखो रंग वैसे तो पीले रंग की प्रोटीन होती है, तो जो प्रोटीन होती है उसको ये क्या करते हैं, अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। ठीक, और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, यानी कि जो कठोर भोजन होता है उसको ये लोग क्या कर देते हैं, उसको ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। और वसा को गोलिका सरात में, यानी कि जो छोटी छोटी वसा होती है हमारी उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में, अभी ऊपर बताया ना कि गोलिका छोटी वसा रस को जो है क्या करता है, पित्त रस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं ना। तो वही होता है कि वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में पाचित कर देते हैं। जब तोड़ देंगे तो उनका पाचन हो ही जाता है, यानी कि जब
टूट जाती है तो इन पाचित पदार्थों को छोटी आंत के भित्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो छोटी आंत की भित्त होती है वो क्या करती है, जब ये छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं जो है इस स्रावित एंजाइम, ये जो स्रावित एंजाइम होते हैं छोटी आंत के द्वारा, ये क्या करते हैं, जब वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं तो ये छोटी छोटी जो गोलिकाएं हैं इनको छोटी आंत के भित्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ये छोटी आंत की भित्त जो होती है इनको अपने अंदर खींच लेती है। ठीक, उसके बाद देखो क्या होता है, देखो ये खींच लेती है। इस तरह से तो हमारे भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। आगे देखो, इसके बाद नोट में देखो बता दिए कि छोटी आंत जो होती है क्या होती है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबा भाग होता है। जो छोटी आंत होती है हमारे बताए ना अभी, ये जो हमारी छोटी आंत होती है ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर की होती है। ये जो इसकी लंबाई होती है ये 5 से 6 मीटर तक की होती है। इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर की होती है। अब इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, इधर नहीं दिए थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो ले लीजिए पूरा। ठीक, पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है बृहद्रांत। अब बृहद्रांत के बारे में भी बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए बृहद्रांत क्या होता है, बृहद्रांत यानी बड़ी आंत होती है। बृहद्रांत का मतलब होता है बड़ी आंत। ठीक, यानी कि जो भोजन छोटी आंत में बच जाता है, जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है, वो भोजन वहाँ से निकल करके क्या होता है, बृहद्रांत में आ जाता है। जो बड़ी आंत होती है हमारी ना, ये उसमें चला जाता है, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जब भोजन आ जाता है तो यहाँ पे उसका पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में भोजन का जो है, यहाँ से केवल जो भोजन में पानी वानी रहेगा, भोजन जैसे लसलसा होता है, पानी वानी उसमें लगा रहता है, भरा रहता है, तो उसका क्या कर दिया जाए, पानी सोख करके निकाल करके उसमें से भोजन को सूखा बना दिया जाता है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। यानी कि बिना पचा हुआ भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है, जहाँ से केवल जल का अवशोषण किया जाता है तथा शेष बचा हुआ पदार्थ मलबे के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण क्रिया कहते हैं। जो बताया ना अभी कि बिना पचा हुआ जो भोजन नहीं पचता है, यानी कि जो छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, वह भोजन वहाँ से आगे बढ़ कर के बड़ी आंत में प्रवेश करता है और वहाँ से केवल जल का ही, यानी कि पानी का ही अवशोषण किया जाता है और शेष बचा हुआ जो पदार्थ होता है उसको मल के रूप में क्या कर दिया जाता है, वहाँ से आगे बढ़ा दिया जाता है। और वो क्या होता है, वहाँ से आगे जा कर के जो मलाशय होता है वहाँ मलाशय में जा कर के इकट्ठा हो जाता है और बाद में जो है उसको क्या कर दिया जाता है, गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस क्रिया को ही बहिक्षेपण क्रिया का नाम दिया गया है। ये जो क्रिया है, इसी पूरी क्रिया को बहिक्षेपण क्रिया का नाम दिया गया है। इसी पूरी क्रिया को बहिक्षेपण की क्रिया करते हैं। ठीक, तो चलिए देख लीजिए इसको पूरे का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद अब आप लोगों को बताते हैं मलाशय क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए मलाशय क्या होता है। मलाशय बड़ी आंत से, देखो जो मलाशय होता है वो क्या होता है, जो बड़ी आंत से भोजन निकलता है, जो बचा हुआ जो भोजन होता है बड़ी आंत से, जो बड़ी आंत से तो केवल पानी का अवशोषण ही होता है और जो शेष पदार्थ बचता है उसको क्या किया जाता है, मलबे के रूप में वहाँ से हटा दिया जाता है। तो मलाशय से बड़ी आंत में, ठीक, मलाशय बड़ी आंत से जल के अवशोषण के पश्चात, जो बड़ी आंत होती है वहाँ से जल के अवशोषण के पश्चात शेष बचा हुआ पदार्थ मलबे के रूप में मलाशय में आकर के एकत्रित हो जाता है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताएं फिर। देखिए अब गुदा क्या होता है। शरीर के द्वारा जब जो हमारा बॉडी है, शरीर है, इसके द्वारा जब उचित संवेदना मिलने पर मलाशय में से एकत्रित पदार्थों को गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण की क्रिया कहते हैं। ठीक,
इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण की क्रिया कहते हैं। तो हमारी ये अब पूरी हेडिंगें ख़त्म हो चुकी हैं। जो हमारा आहार नाल होता था, आहार नाल के कितने भाग होते हैं, सब भागों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम आप लोगों को एक चित्र बना करके दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि छोटी आंत में कैसे भोजन, मतलब अमाशय से भोजन छोटी आंत में कैसे प्रवेश करता है और उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, कहाँ से मतलब मलाशय में आता है, कैसे गुदा में जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को हम अभी चित्र बना करके दिखा दे रहे हैं। हाँ, तो देखिए ये जो हमारा चित्र, देखो ये हमारे चित्र में, ये देखो हमारा पूरा ये वाला भाग जो है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है हमें, ये हमारा भाग क्या है? अमाशय इसका नाम है, अमाशय है ये हमारा अमाशय है। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है देखो, ये अग्नाशय है, अग्नाशय। ये वाला देखो भाग, ये हमारी बड़ी आती है, बड़ी आंत। और ये देखो जो अंदर इसके दिखाई दे रहा है ना, ये सब, ये पूरा का पूरा छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है ये हमारी, ठीक। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ का जो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ठीक, ध्यान से देखना। जो ये वाला भाग हमें दिखाई दे रहा है, इस भाग का नाम है, इस भाग का नाम मलाशय है। यहाँ पर हमारी जो होती है, ये क्या होता है? गुदा होता है, ठीक ठीक। तो देखो ये क्या होता है, हमारा जो अमाशय होता है, यहाँ से जब भोजन निकलता है, तो यहाँ से भोजन निकलने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है। इसके बाद ये भोजन हमारा जो है यहाँ पर आता है, ठीक। इस यहाँ से निकलते मतलब यहाँ से आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारा जो भोजन होता है, इसका क्या होता है, यहाँ पे ये जो अग्नाशय दिख रहा है, यहाँ से अग्नाशयी रस मिलाए जाते हैं। और यहाँ ऊपर हमारा एक होता है पित्त। हमारा जो पित्त होता है देखो, वो कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसा होता है। ये देखो हमारा जो पित्त होता है, ये कैसा होता है? ऐसा होता है, जुड़ा होता है। इसके अंदर जो होता है कुछ इस टाइप से जुड़ी हुई नलिका होती है, ठीक। ये ऐसा होता है, यहाँ से ये सटा हुआ होता है, तो फिर यहाँ से सटा हुआ होता है, तो यहाँ से क्या होता है, जो पूरा बना के आप लोगों को सही से दिखा रहे हैं, रुकिए, ठीक। देखो ये जो होता है क्या होता है, ये पूरा हमारा पित्त होता है, ठीक। ये जो पूरा हमारा होता है, ये जो होता है क्या होता है, पित्ताशय होता है। इसका नाम पित्ताशय है, इस पूरे वाले का नाम पित्ताशय है। इसके अंदर जो होता है, ये हमारी होती है क्या, पित्त ग्रंथि होती है, ठीक। सॉरी गलती हो गई। देखो इस पूरे का नाम जो होता है हमारे ना, इस पूरे का नाम हमारा यकृत होता है, पित्ताशय नहीं होता है। इस पूरे का नाम हमारे यकृत होता है, पित्ताशय नहीं होता है। ये पूरा वाला भाग हमारा यकृत होता है, पित्ताशय नहीं, ठीक। और इसके बाद ये वाला जो भाग होता है, इसका नाम हमारा पित्ताशय होता है। ये हमारा पित्ताशय होता है। यहाँ से क्या होता है, पित्तरस यहीं से निकलता है। देखो यहाँ से पित्तरस का श्रावण होता है। तो ये जो अग्नाशय है, वो क्या करता है, यहाँ से अग्नाशयी रस को छोड़ता है, या ये जो पित्ताशय हमारा यहाँ से पित्तरस को छोड़ता है, जो क्या करते हैं, हमारी छोटी आंत में मिलाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद देखो ये जो छोटी आंत है, यहाँ से भोजन निकलता है, उसके बाद ये क्या आता है, बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत में भोजन के आने के बाद जो होता है, जब भोजन बड़ी आंत में आता है, तो वो यहाँ से भोजन होता हुआ अपना आता है यहाँ पे मलाशय में आकर के फिर
रुक जाता है। यहाँ पे देखो ये जो इसकी ये लेयर है ना, ये भित्तियाँ हैं, देखो ये जो इसकी लेयरें हैं ये क्या करती हैं, ये लेयरें ही जल का अवशोषण करती हैं। ठीक, इसकी जो ये लेयरें हैं, बाहरी परतें दिखाई दे रही हैं, ये जल को सोख लेती हैं, और इसके अंदर की जो ये लेयरें हैं, जो छोटी छोटी गोलिकाओं, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है, ये उसको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक, और यहाँ से फिर जब ये इसमें आता है तो इसके द्वारा पानी अवशोषण कर लिया जाता है, जिसके द्वारा जो शेष पदार्थ बचता है वो क्या होता है, यहाँ पे आकर के मल के रूप में जमा हो जाता है। देखो यहाँ पे ये मल के रूप में जमा हो जाता है, ये ऐसे मल के रूप में जमा रहता है। जब शरीर के द्वारा उचित संवेदना मिलती है, उचित उत्तेजना मिलती है, तो क्या होता है, ये यहाँ से डायरेक्ट ये जो गुदा दिख रही है इसके द्वारा यहाँ से ऐसे बाहर आ जाता है। ठीक, तो अब हमारा ये चीज़ ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को हम आगे के सेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जैसे एसिडिटी कैसे होती है, क्यों होती है, एसिडिटी कहते किसको है, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए, अभी हम समझा रहे हैं एसिडिटी क्या होती है। चलिए देखिए एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी वही बीमारी होती है ना जिसमें लोगों को क्या होता है, खट्टी ढेकारें आने लगती हैं। तो ऐसी बीमारियों के लिए देखो कैसे होती है एसिडिटी। आमाशय का हमारे जो श्लेष्म स्तर होता है, ठीक, वो क्या करता है, हमारे आमाशय का जो श्लेष्म स्तर होता है वह HCl, यानी HCl का मतलब पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो HCl को क्या कहते हैं हम लोग, जो HCl होता है हमारा, यहाँ पे देखिए आप लोग HCl, इसका पूरा जो नाम है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, HCl का हमारे जो नाम है पूरा फुल, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो HCl से क्या करता है, आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो हमारा आमाशय दिख रहा है ना, ये क्या करता है, HCl आमाशय के अंदर की जो ये परतें दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर श्लेष्म की लेयर होती है, श्लेष्म परत की, वो क्या करती है, HCl का श्रावण करती है, और जिसके द्वारा क्या होता है, जो श्लेष्म परत होती है ये आमाशय की दीवारों की रक्षा करती है। इसके अंदर श्लेष्म परतें होती हैं, वो आमाशय जिसके द्वारा वो क्या करती है, HCl से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इससे जो है क्या करती है, इसके जो बाहरी परतें होती हैं इसकी रक्षा करती हैं। और कभी कभी जब HCl का श्रावण क्या हो जाता है, यही ज़्यादा हो जाता है, जब इसी चीज़ का स्राव क्या हो जाता है, बहुत अत्यधिक हो जाता है, तो हमें क्या होती है, खट्टी ढेकारें आने लगती हैं। जब ज़्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि हमें हमारी जो श्लेष्म परत होती है क्या कर लेती है, उसको अच्छे से रोक नहीं पाएगी। जब उसको अच्छे से नहीं रोक पाएगी वो, तो फिर क्या होगा, जब वो उसको सही से नहीं रोक पाएगी तो फिर वही दिक्कत होगी कि हमें खट्टी ढेकारें आने लगती हैं। तो इस स्थिति को क्या हम बोलते हैं, एसिडिटी कहते हैं। ठीक, तो जिसके लिए जिन लोगों को ऐसी दिक्कतें होती है वो लोग क्या करते हैं, इनो, जलजीरा ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मतलब कि इसमें क्षारों का प्रयोग किया जाता है। जब अम्लीय माध्यम ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इनो है, इनो क्या है, क्षारीय चीज़ है जो है, तो इसका जब उपयोग किया जाता है तो एसिडिटी ठीक हो जाती है। जैसे कि देखो आमाशय का श्लेष्म स्तर HCl से आमाशय की दीवार की रक्षा करता है। कभी कभी HCl का श्रावण ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण हमें खट्टी ढेकारें आने लगती हैं। इस स्थिति को ही एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी पूरा समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ें। चलिए देखिए, दंत क्षरण या दंत क्षय क्या होता है कि जैसे कि जब दांतों में बहुत लोगों को होता है ना, कि लोग दिखाते हैं खौड़रा हो जाता है, दांतों में जगह हो जाती है, दांतों में दर्द हो जाता है, बोलते लोग मसूड़ों में दर्द हो रहा है या दांतों में दर्द हो रहा है, तो जाते हैं ना लोग डॉक्टरों के पास, दांतों निकलवाते हैं। तो वो ऐसी दिक्कत क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दंत क्षरण क्या होता है कि इनेमल या डेंटिन, जो दांत के जो ऊपर की परत होती है उसको इनेमल या डेंटिन बोलते हैं। तो इनेमल या डेंटिन के धीरे धीरे कोमल होने के कारण दंत क्षरण होने लगता है। जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तब इनेमल क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है। यानी कि जब जो जीवाणु होते हैं,
जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि जब शर्करा यानी कि जो हमारे खाए गए खाद्य के भोज्य पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, जब उस पर क्रिया करने लगते हैं यानी कि उसको अपने हिसाब से खाने लगते हैं, क्योंकि सब तो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चल नहीं जाते, कुछ ना तो कुछ हमारे दांतों पे लग जाते हैं। तो जब वो उसको क्या करते हैं, खाने लगते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि उसके वजह से जब उसको खाने लगते हैं तो उसके वजह से वो क्या होता है, हमारे दांतों का इनेमल जो होता है वो कोमल हो जाता है। ठीक, इनेमल कोमल हो जाता है, और जब इनेमल कोमल हो जाता है, ठीक, इनेमल कोमल हो जाता है तो क्या होता है, दंत हमारे दंत का क्या होता है, दांतों का क्षरण होने लगता है, दांतों में दर्द होने लगती है, मसूड़ों में जलन होने लगती है। देखो क्या होता है, ऐसे जीवाणु कैसे जो है क्या करते हैं, उस पर क्रिया करते हैं। तो देखो अनेक जीवाणु क्या होते हैं, बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमें क्या होते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो वो जीवाणु क्या करते हैं, अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर, जो खाद्य कण हैं उनके साथ क्या होते हैं, मिलकर दांतों पर आकर के क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक, दांतों पर चिपक करके क्या कर लेते हैं, दंत प्लाक बना लेते हैं, जैसे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेन बना लेते हैं वो लोग, जेल बना लेते हैं एक तरीके से समझ लो। ठीक, दंत प्लाक बना लेते हैं। प्लाक क्या करता है, दांतों को ढक लेता है। प्लाक दांतों को इस प्रकार से ढक लेता है कि लार जो होती है, क्या हमारे जो लार होती है मुंह में होती है ना, लारे माइलेज या टाइलिन दोनों लारे पाई जाते हैं। तो ये जो लारे होती हैं क्या होती हैं, जो है अम्ल को उदासीन करने के लिए दांतों की सतह तक नहीं पहुंच पाती। पहुंचने के लिए दांतों पे तो चली जाती हैं, लेकिन ये प्लाक इतना हाई होता है, इतना मजबूत होता है कि इसके पार वो नहीं जा पाती हैं, जिसके जब वो उसकी सतह तक नहीं पहुंच पाती और सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मज्जा में, यानी मज्जा माने कैविटी होती है, जो दांतों के अंदर की हड्डियां होती है, जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर कुछ चीज़ें पाए जाते हैं, कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं। मुर्गा उर्गा जो लोग खाए होंगे वो देखे जानते होंगे, उसकी हड्डी के अंदर पाया जाता है। तो जो पदार्थ पाया जाता है उसी को मज्जा बोलते हैं हम लोग, उसी पदार्थ को मज्जा बोलते हैं। ठीक, तो मज्जा में वो क्या करते हैं, प्रवेश करके जो है क्या करते हैं, जलन व संक्रमण उत्पन्न करते हैं। जब वो उसके अंदर पहुंचेंगे तो उसके क्या होगा, जलन और संक्रमण उत्पन्न करेंगे, और उसको काटते काटते उसके बाद वो क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं हमारे मसूड़ों के पास। ठीक, तो वही चीज़ है देखो। अतः भोजन के बाद, जब हम भोजन के बाद क्या कर लें, अगर दातून कर लें तुरंत या ब्रश कर लें तो क्या होता है, प्लाक हट जाता है और इससे जीवाणु का आक्रमण नहीं हो पाता। भोजन करने के तुरंत बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग ब्रश से रगड़ लें भोजन करने के बाद, जो है दांतों को अपने साफ कर लें। बहुत लोग क्या करते हैं कि भोजन करने से पहले ही क्या करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, उसके बाद नहीं साफ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जीवाणुओं का आक्रमण होता है और प्लाक बनता है, इससे दिक्कत होने लगती है। लेकिन भोजन के बाद अगर ऐसा करें तो फिर ये प्रॉब्लम से हमें क्या हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। चलिए ठीक है, तो आप काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, पूरे का ये स्क्रीनशॉट आ जा रहा है, तो पूरे का ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए पूरे का स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े। हो गया, चलिए ठीक है, आगे की तरफ। तो देखिए अब क्या पढ़ना हम लोगों को, विभिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो जो क्या आता है, हम ग्लूकोज होता है, विभिन्न पदों द्वारा हमें पढ़ना है ग्लूकोज का विखंडन। जो ग्लूकोज होता है, यानी कभी बताए थे ना, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है छोटी आंत में, उसको क्या कर देता है कि ग्लूकोज में तोड़ देता है। यानी जो छोटी आंत के द्वारा स्रावित जो है रस होते हैं या अम्ल होते हैं, कुछ जो भी चीज़ें होती है, वो क्या करते हैं कि इसको जैसे कि होता है ना, जैसे कि जो हमारे छोटी आंत के द्वारा स्रावित एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटी आंत के द्वारा स्रावित एंजाइम होते हैं वो भोजन में जब मिलाए जाते हैं तो जो प्रोटीन होते हैं उसको अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, या एमिनो अम्ल में। उसको अमीनो अम्ल और एमिनो अम्ल दोनों कह सकते हैं आप। तो एमिनो अम्ल में बदल देते हैं, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में बदल देते हैं,
उसको ग्लूकोज में तोड़ देते। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, बता रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल जाता है तो उसी ग्लूकोज का विभिन्न पद यानी कि कई खंडों में भी विभाजन होता है उसका, तो उसी चीज़ को बताने जा रहे हैं। देखो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य O2 की अनुपस्थिति में, ठीक, जो ग्लूकोज होता है उसका कोशिका द्रव्य जो O2 होता है उसकी अनुपस्थिति में, तो देखो ग्लूकोज का हमारे जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक। देखो ईस्ट यानी एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, पहली स्थिति में क्या होता है कि जब भोजन यानी ईस्ट के रूप में होता है तो उसमें से क्या है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा के रूप में क्या होता है, ग्लूकोज को विभक्त किया जाता है। और जब वही चीज़ पायरुवेट के रूप में होती है तो उसको क्या करते हैं, O2 का अभाव, लैक्टिक अम्ल, यानी यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक, उसका अभाव होता है, तो वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, दो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। और हमारी पेशीय कोशिकाएं, ये चीज़ें हमारी पेशीय कोशिकाओं के अंदर होती है, ठीक। ये जो चीज़ होती है ये ईस्ट के अंदर होती है, जो पाव रोटी यानी ब्रेड में पाया जाता है ना, ब्रेड में ब्रेड बनाने के लिए, टोस्ट बनाने के लिए इस जिस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ईस्ट, तो इस ईस्ट में पाई जाती है ये चीज़ें। और ये जो चीज़ होती है क्या होती है, हमारी पेशीय कोशिकाओं में पाई जाती है, जो शरीर के जैसे हाथ हैं या पैर है, कई कोई भी चीज़ है तो इसके अंदर की जो पेशियाँ होती हैं इनकी कोशिकाओं के अंदर क्या हो, ये चीज़ पाया जाता है। और जो तीसरी कंडीशन जो आती है O2 की उपस्थिति, जब O2 की उपस्थिति में होता है तो ये क्या है, माइट्रोकांडिया के अंदर ये प्रोसेस होता है। माइट्रोकांडिया को हमारे शरीर का जो क्या कहते हैं, विद्युत गृह भी कहते हैं ना, तो जो ये प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हमारे माइट्रोकांडिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, यानी कि इसमें CO2 भी मिलती है, जल भी होता है और ऊर्जा, ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक। आगे देखो इसके बारे में बता दें, हाँ इसका लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का आप लोग, तब आगे का प्रोसेस बताएं, ठीक, ले लीजिए। आगे देखिए, आगे देखिए, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP, यानी ATP को क्या बोलते हैं, जो अधिक से अधिक कोशिकीय प्रक्रम होते हैं उसमें क्या होती है, ATP क्या होती है, हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे माइट्रोकांडिया में पाई जाती है। ATP नामक रासायनिक ऊर्जा का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, ये नाइन्थ में बताया जाता है। तो ATP नामक जो होती है, ATP नामक रासायनिक ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या होती है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का प्रयोग, यानी कि जो हमारा श्वसन प्रक्रम है उसमें मोचित ऊर्जा के रूप में ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, देखो यहाँ पे लिखा भी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तथा कार्बनिक फास्फेट से ADP अम्ल अणु बनाने में किया जाता है, यानी कि जो कार्बनिक फास्फेट होता है, ठीक, उसको क्या करते हैं हम लोग, कार्बनिक फास्फेट से ADP अम्ल को जो है अणु बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक। और कोशिका में ATP का उपयोग पेशीय कोशिकाओं के सिकुड़ने से, यानी कि जो हमारी जो कोशिका होती है उसके अंदर जब ATP नामक रासायनिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो वो क्या किस लिए किया जाता है, उसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि पेशीय कोशिकाएं होती हैं उनके सिकुड़ने से प्रोटीन तंत्र और तंत्रिका तंत्र का जो आवेग होता है, आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए गया है। जो आवेग होता है इस और उसका जो संचरण होता है, इसके जैसी कई क्रियाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक।